सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय उत्प्रेरण और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर। हमारा चैप्टर है उत्प्रेरण, कैटालिसिस। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके अंतर्गत जो पदार्थ आता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की क्या डिफिनेशन होगी? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। किंतु वह अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक कहलाता है। तथा वह अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण कहलाती है। तो यह आपकी डिफिनेशन है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है हमारे पास कि KClO3, ये विघटित होता है KCl और O2 में। KClO3 विघटित होता है KCl और O2 में। अगर यहाँ पे बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराएं तो ये जो है धीमी अभिक्रिया होती है, या फिर हम कहें कि जो है काफी समय लग जाता है KClO3 से सारे ऑक्सीजन को निकलने में, यानी KClO3 को KCl में परिवर्तित होने में काफी समय लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक उत्प्रेरक MnO2 अगर ला दें, मैग्नीज ऑक्साइड ला दें अगर, तो यहाँ पे इसकी उपस्थिति में ये KClO3 आसानी से KCl और O2 में परिवर्तित हो जाता है कुछ मिनटों में। जो अभिक्रिया काफी घंटों में समाप्त हो रही थी, उस अभिक्रिया को संपन्न कराने में MnO2 आ गया और MnO2 कुछ मिनटों में ही जो है अभिक्रिया संपन्न करा दी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जैसे एथिलीन की बात कर लें तो एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एथेन का निर्माण करती है। बात सही है, लेकिन ये काफी समय में होने वाली अभिक्रिया है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे Pt ला दें या फिर Na ला दें, तो इस Pt या Na उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन फटाफट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एथेन का निर्माण कर लेता है। इन दोनों रिएक्शन में हमने देखा कि MnO2 और Pt और Na इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह अपरिवर्तित रहता है और ये उत्प्रेरक कहलाता है। और ये संपूर्ण अभिक्रिया जो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है? उत्प्रेरण कहलाता है। तो ये तो था हमारा जो है उत्प्रेरण। इसके अतिरिक्त और भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें और अतिरिक्त क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे SO2 गैस O2 गैस से अभिक्रिया करके SO3 गैस का निर्माण करती है, लेकिन यह अभिक्रिया और अधिक तीव्र में हो जाएगी यदि प्लेटिनियम धातु अगर हम यहाँ पे क्या ला दें, उपयोग में ला दें।
इसके अतिरिक्त जो है हम करीब हमने देखा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये अमोनिया गैस बनाती है। लेकिन अगर यहीं आयरन धातु आ गया एमओ धातु के साथ तो ये अभिक्रिया फटाफट होने लगेगी। तो ये भी उदाहरण हमारे उत्प्रेरक के आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे जल अपघटन। जल अपघटन भी यानी अम्ल के साथ जल अपघटन भी, या फिर हम कहें ये हमारा H+ एक अम्ल है और ये भी उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। किसके लिए? एस्टर के लिए। जैसे CH3COO C2H5 का जब जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करेंगे तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये अम्ल जो है इसके जल अपघटन को आसानी से कराने में कर देना बहुत ही इजी स्टेप है। अभी तो आपको रिएक्शन केवल समझ लेना है, आगे जब आप कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो वहां पे और भी आगे विशेष रूप से आपकी चर्चा चलेंगी। अगली टॉपिक आती है कि चलिए ठीक है, हमने समझ लिया जो है कि क्या होता है उत्प्रेरक और क्या होता है उत्प्रेरण। लेकिन हम यहाँ पे उत्प्रेरकीय गुण के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है उत्प्रेरकीय गुण या प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके क्या क्या जो है प्रॉपर्टी है या फिर क्या क्या जो है इसके जो है गुण आते हैं। तो सबसे पहला इसमें गुण आएगा कि उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया शुरू करने में सहायक नहीं होता। शुरू करने में सहायक नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, सहायक नहीं होता। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हम देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक्चुअली में अगर Fe ना भी हो या उत्प्रेरक ना भी हो तो तब भी ये दोनों आपस में मिलकर अमोनिया बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि ये बहुत समय लग जाएगा इन्हें अभिक्रिया बनाने में। कोई भी उत्प्रेरक किसी को भी शुरू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों की आपसी रजामंदी है या फिर इनके आपसी गुण है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। लेकिन उत्प्रेरक का कार्य केवल यही होता है कि अगर ये काफी समय ले रहा था तो अब इसको अल्प समय में, थोड़े समय में ही जो है क्या कर लेना होगा, अभिक्रिया संपन्न करा लेनी होगी। तो यहाँ पे ये विशेष बात हम ध्यान रखेंगे कि उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया शुरू करने में सहायक नहीं होता है। सहायक होते हैं अभिकारक, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अभिक्रित करते हैं। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी होगी, समझनी होगी। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आता है कि प्रत्येक, जैसे अगर हम अगर अगला टॉपिक बात करें तो जैसे हम कहें कि किसी भी अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक लग रहा है तो जैसे कि इसको लिखेंगे, किसी भी अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अब इसका क्या तात्पर्य? किसी भी उत्प्रेरक के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हर कोई किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कौन सा उदाहरण हम ले लेते हैं, एक जनरली उदाहरण ले लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी हमने देखा कि H2 के लिए PT
अगर जो है एथेन बनाता है तो ये पीटी हर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, केवल इसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, या कुछ गिने चुने अभिक्रियाओं के लिए ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसी भी अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अब दूसरे शब्दों में कहें कि पीटी और एनआई, दो वर्ड आते हैं यहाँ, पीटी और एनआई, इनके अतिरिक्त हम कहें कि क्या इसको कोई भी अभिक्रिया एनओ के माध्यम से भी तीव्रता उत्पन्न कराई जा सकती है? तो नहीं, गलत है, एनओ के माध्यम से नहीं कराया जा सकता। जैसे SO2 प्लस O2 के लिए हम NO गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए हम NO का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात हमें समझना होगा कि हर एक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अब इसका दूसरा तात्पर्य यह भी है कि हर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। जो तीव्र अभिक्रिया होते हैं, जो सेकंडों में, पलों में, क्षणों में हो जाते हैं, उनके लिए किस बात की उत्प्रेरक की आवश्यकता? जैसे अगर हम कहें कि अगर क्षार को अम्ल के साथ मिला दिया जाए तो जनरली वो क्या फटाफट NaCl और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब क्षार को HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने में लवण और जल बनता है, ये तीव्र अभिक्रिया है, इसके लिए किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे ये नहीं कहा रहा है कि हर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक चाहिए, नहीं। हाँ, लेकिन अगर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक लगेगा तो कोई विशेष उत्प्रेरक ही लगेगा, मतलब हर उत्प्रेरक या कोई भी उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता। ये बात हमें समझनी होगी, ये बात हमें जो है जान लेनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें किसकी करें तो अगला टॉपिक आता है कि उत्प्रेरक की सांद्रता व मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है कि उत्प्रेरक की सांद्रता व मात्रा में कोई परिवर्तन होता। यहां पे हम लिखेंगे अभिक्रिया समाप्त होने पर, अभिक्रिया समाप्त होने पर, अभिक्रिया समाप्त होने पर उत्प्रेरक की सांद्रता व मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। अगली टॉपिक क्या है कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, वेग या दर को प्रभावित करता है, यानी उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, अभिक्रिया की केवल जो है अभिक्रिया दर या वेग को क्या करना, प्रभावित करता है। और इस बात को हम जो है अच्छे से समझेंगे। अगला आता है हमारा जो है उत्प्रेरक जो है वो क्या करता है, अग्र अभिक्रिया, उत्प्रेरक जो है अग्र व पश्च दोनों अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से प्रभावित करता है। वैसे अगर मैं बता दूं, जैसे अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उत्प्रेरक के आ जाने से वो निश्चित कर लेगा कि या तो वो अग्र में होगा या तो पश्च में जाएगा। ये बात है कि वो जो है अग्र में जा सकता है या फिर पश्च में भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और टॉपिक हमारी रह जाती है और वो टॉपिक है जो है कि ताप का प्रभाव इसमें पड़ता है, यानी उत्प्रेरक या फिर हम कहें कि ताप के प्रभाव से, ताप के परिवर्तन से उत्प्रेरक प्रभावित होता है, उत्प्रेरक प्रभावित होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई रिएक्शन अगर जो है उच्च ताप पे संपन्न नहीं हो रही है, निम्न ताप पर किसी उत्प्रेरक की सहायता से संपन्न हो रही है, तो अगर हम उत्प्रेरक भी ला दें और टेम्परेचर भी बढ़ा दें, उच्च कर दें, तो हो सकता है वो अभिक्रिया संपन्न न हो।
इसका तात्पर्य है। या फिर हो सकता है कोई अभिक्रिया जो है उच्च ताप पर ही संपन्न होने जा रही है, लेकिन जो है उच्च ताप पर संपन्न होगी, और अगर हम उत्प्रेरक ला दिए तो वो और फटाफट संपन्न होगी। लेकिन हमने उत्प्रेरक तो ला दिया, लेकिन टेम्परेचर हमने लो कर दिया, ठंडा कर दिया, तो इस स्थिति में हमारा जो उत्प्रेरक जो प्रभाव है वो किसी कार्य का नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ उत्प्रेरकीय गुण हैं जिसे हमें समझना था। ये उत्प्रेरकीय गुण आपको भी लिखना होगा इस टॉपिक के साथ। चलिए, ये बात हो गई हमारी जो है उत्प्रेरकीय गुण, अब हमने देख लिया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। किसे पढ़ेंगे? उत्प्रेरक के प्रकार। अगली हेडिंग है हमारी उत्प्रेरक के प्रकार, या फिर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ उत्प्रेरक, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया है, कल हमने डिस्कस कर ही लिया था। एक तो है हमारा समांगी उत्प्रेरक, और एक है हमारा विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या है? समांगी उत्प्रेरक। अब यहां पे क्या है कि वह उत्प्रेरक जिसकी प्रावस्था अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रावस्था के समान होता है, प्रावस्था के समान होता है, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। देखिए, यहां पे कई लोग बाई मिस्टेक करते हैं, वो प्रावस्था के बजाय अवस्था लिख देते हैं, और अवस्था लिख देने से काम नहीं चलेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। अवस्था जैसे ठोस के आने पे तब तो वो समांगी हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रावस्था होना चाहिए, उनकी घुलने मिलने की क्षमता होनी चाहिए, यानी उनकी प्रावस्थाएं समान हो जाए, n इक्वल टू प्रावस्था फेस और n इक्वल टू 1 हो जाए। जैसे तेल भी लिक्विड है, जल भी लिक्विड है, इस स्थिति में n इक्वल टू 1 नहीं, n इक्वल टू 2 होता है। दो प्रावस्थाएं गिनी जाती हैं, एक तेल और एक जल की। ये अलग अलग प्रावस्थाएं हैं। ये बात, इस स्थिति में अगर तेल अभिकारक है और जल उत्प्रेरक है तो वो विषमांगी उत्प्रेरक होगा। ये बात आपको बहुत, तो प्रावस्था हमें डालना है, ना कि अवस्था। बहुत लोग अवस्था डाल देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ये डिफिनेशन बहुत गलत बन जाती है, इसलिए हम चाहेंगे कि भाई प्रावस्था रखा करें। तो समांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक जिसकी प्रावस्था अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रावस्था। देखिए, गैसेस स्टेट में अगर हम बात करें, जैसे SO2 गैस O2 गैस के साथ क्या बनाती है? SO3 गैस बनाती है। इस स्थिति में अगर हमने NO गैस इस्तेमाल कर लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हमने इस्तेमाल कर लिया, तो ये हमारा जो है समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि जो हमने कहा एस्टर होते हैं जो, वो भी लिक्विड होते हैं। जल भी हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है। और अगर अम्ल के साथ HCl के साथ अगर हमने जो है, वैसे लिक्विड का तात्पर्य यहाँ एक्वस से भी है, यल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? इक्वस। और यहाँ पे भी यल और एक्वस लिख सकते हैं। और एक्वस भी जो है आपस में प्रावस्थाएं समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि जब एक दूसरे को मिलाया जाएगा तो घुल मिल जाएंगे। इस स्थिति में ये भी अभिक्रिया हमारी क्या होगी? ये भी हमारी अभिक्रिया जो है क्या होगी? समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको ढूंढ के लिखने समांगी उत्प्रेरक में। मैं तो कहूँगा कम से कम 10 तो लिख ही डालिए। अगला हेडिंग आता है हमारा जो है विषमांगी उत्प्रेरक, उसको भी जान लेते हैं। नंबर 2 आता है विषमांगी उत्प्रेरक। इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि वह उत्प्रेरक जिसकी प्रावस्था अभिक्रिया के
अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रावस्था से भिन्न होता है विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि तथा यह अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है, ये भी लिख सकते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो वही हेबर विधि हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम कहें कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस आयरन सॉलिड के साथ क्या बनाता है, NH3 गैस बना देता है। यहाँ पे हम या फिर MO भी लिख सकते हैं, MO सॉलिड, क्योंकि इसकी उपस्थिति में। तो ये देखिए सॉलिड सॉलिड है और ये गैसेस है, और गैस सॉलिड हमेशा कैसे होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं। यहाँ पे एक और चीज हम रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक और बात है कि KClO3 जो कि सॉलिड है और ये MnO2 ये भी क्या है, सॉलिड है। तो KClO3 और जो कि अभिकारक है और MnO2 जो कि उत्प्रेरक है, सॉलिड है। अगर हम यही चर्चा आपसे कर रहे थे कि अगर अवस्था की बात करते हैं तब तो ये डिफिनीशन किसकी हो जाती है। अगर हम अवस्था की बात कर लेते तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तब तो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो जाता है ये। लेकिन ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण नहीं है इसका। देखिए सॉलिड सॉलिड कभी भी इन दो सॉलिडों को आपस में मिलाने पर समान प्रावस्था प्राप्त हो ही नहीं सकता। दो सॉलिड को अगर आपस में मिलाएंगे तो उसका फेस क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इक्वल टू 2 आता है। अलग अलग प्रावस्था, अलग अलग फेस आते हैं, दो सॉलिड आपस में कभी बिना टेम्परेचर के और मतलब बिना पिघलाए, वो जो है बिना लिक्विड में चेंज किए, उनको हम जो है मिश्रित कर ही नहीं सकते, समांगी मिश्रित। तो यहाँ पे ये सॉलिड सॉलिड हो जाने का, तो सॉलिड सॉलिड अगर आ गया तो वो विषमांगी उत्प्रेरण है। ये बात आपको अच्छे से समझना है। तो ये टॉपिक थी आपकी विषमांगी उत्प्रेरण की, उत्प्रेरक की। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरण के प्रकार। अगर हम कहें कि उत्प्रेरण के प्रकार, तो उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरण, और एक होता है ऋणात्मक। तो नंबर 1 हेडिंग होती है हमारी धनात्मक उत्प्रेरण। तो वह उत्प्रेरण या वह अभिक्रिया जिनमें उत्प्रेरक की सहायता से, उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण, अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि आ जाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। यहाँ पे हम जो है बताएंगे आपको जो है कि धनात्मक उत्प्रेरण वो है जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। यहाँ पे मैं वही 2 डिफिनेशन लूंगा। KClO3 जो कि MnO2 के कारण क्या होता है, पहले तो अभिक्रिया बहुत धीमे संपन्न होती थी, बहुत धीमी गति से जो है ऑक्सीजन वितरित होता था। लेकिन MnO2 के आने से यह अभिक्रिया मिनटों में संपन्न हो जाती है, चंद मिनटों में ही सारे ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं SO2 को ले लूं तो SO2O2 से अभिक्रिया करके बहुत ही धीरे धीरे SO3 गैस बनाती है। लेकिन यहीं पे अगर नाइट्रिक एसिड आ जाए या सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाए तो उसकी उपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया बहुत तीव्रता से संपन्न होती है और SO3 का बनना बहुत तेज हो जाता है। तो ये 2 उदाहरण हमारे धनात्मक उत्प्रेरण के। आपको क्या करना है कि 10 उदाहरण ऐसे बनाने हैं जिसमें धनात्मक उत्प्रेरण इस मतलब उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ती हो। ढूंढ कर, चाहे भगवान ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, ये आप लोगों को बातें याद होंगी, मोबाइल दिया हुआ है, लैपटॉप होगा,
या फिर इंटरनेट होगा या बड़े भैया होंगे, बड़ी बहन होंगी, उन सबसे पूछिए, आपको ये करना है। अगला है आपका जो है ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ऋणात्मक उत्प्रेरण वही आसान सा ऋणात्मक उत्प्रेरण, तो वह अभिक्रिया जिनमें उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर में कमी आ जाती है, क्या कहलाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ये तो और भी इजी स्टेप हो गया है हमारा। तो इसका क्या उदाहरण होगा? इसका बहुत ही अच्छा सा उदाहरण आता है हमारे पास। एक आता है जो है कि अगर हमने जो है इसमें हम ला सकते हैं, जैसे कौन सा उदाहरण ग्लिसरीन का उदाहरण ला सकते हैं कि भाई या फिर हम कहें कि किसका उदाहरण ला दें? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 एक लिक्विड है, ये O2 के साथ क्या बना लेता है? COCl2 गैस, बहुत ही जहरीली गैस होती है, और HCl बना लेता है। COCl2 और क्या बना लेता है? HCl। यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2। तो ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तीव्रता से फास्जीन गैस, इसका नाम है फास्जीन गैस, और ये बहुत ही रिएक्शन काम देने वाला है, जहरीली गैस होती है, ये बना लेता है। लेकिन अगर हमने इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल मिला दिया, तो फास्जीन बनने की दर कम हो जाती है, घट जाती है। तो ये उदाहरण एक प्रकार का ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण सामने निकल के आ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम वही ग्लिसरीन का भी मैं उदाहरण दे रहा था कि H2O2 ग्लिसरीन की उपस्थिति में काफी तीव्रता से जो है H2O2 काफी तीव्रता से ऑक्सीजन विघटित करता है। लेकिन अगर ग्लिसरीन आ गया या ग्लिसरॉल आ गया, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल एक ही बात है, अगर ये आ गया तो उसकी H2O बनने की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इसके भी आपको 10 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।